आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है एक कण का जो विस्थापन x जो है निम्न प्रकार से समय t पर निर्भर करता है। x इक्वल टू हमारा अल्फा टी स्क्वायर माइनस बीटा टी क्यू के बराबर है। तो हमें यहाँ पे 4 ऑप्शन गिवन है, हमें चेक करना है कौन कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो यहाँ पे इसका विस्थापन का समीकरण दिया हुआ है। हमारा विस्थापन जो है समय के साथ किस तरीके से निर्भर कर रहा है ये हमें दिया गया है। तो यहाँ पे हमारा जो है क्या दिया गया है, विस्थापन हमारा कितना दिया गया है, x इक्वल टू हमारा कितना दिया गया है यहाँ पे अल्फा टी स्क्वायर माइनस क्या दिया गिवन हमारा बीटा टी क्यू के बराबर गिवन है। ओके, अब इसके बाद हमारा जो पहला ऑप्शन है, पहले ऑप्शन में क्या बोला जा रहा है कि कण जो है अल्फा डिवाइडेड बाई बीटा समय पश्चात अपने प्रारंभिक बिंदु पर वापस लौट आता है। ओके, प्रारंभिक बिंदु पर वापस लौट आने का ये मतलब है कि इसका जो है विस्थापन हमारा जो है शून्य हो जाए। विस्थापन जब हमारा शून्य होगा तभी उसकी प्रारंभिक और अंतिम स्थितियां हमारी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। अगर हम यहाँ पे इसको देखें तो हमारा x इक्वल टू हमारा विस्थापन समय के किस मान के लिए शून्य होगा, अगर हम इसको निकालें तो यहाँ से अगर हम टी स्क्वायर कॉमन ले लें, ओके, अगर हम यहाँ पे टी स्क्वायर कॉमन ले लें तो ये हमारा कितना बचेगा, अल्फा माइनस जो है बीटा टी के बराबर बचेगा। तो यहाँ पे हमारी टी की दो वैल्यू आएगी। एक हमारा, क्योंकि हमारा जो है प्रारंभिक स्थिति पे लौट आने के लिए हमारे x कितना होना चाहिए, x इक्वल टू जीरो होना चाहिए। इसको हम समीकरण एक मान के रखते हैं। x इक्वल टू जीरो होना चाहिए मीन्स हमारा क्या होना चाहिए, टी स्क्वायर अल्फा माइनस जो है बीटा टी, ये हमारा जो है जीरो होना चाहिए। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे टी की दो वैल्यू आ रही है। टी इक्वल टू एक जीरो आ रहा है और एक टी इक्वल टू यहाँ पे जो है दूसरे वाले खंड को लेने के बाद जो है फैक्टर को लेने के बाद ये अल्फा डिवाइडेड बाई बीटा के बराबर आ रहा है। तो ये जो टी बराबर जीरो है ये हमारी क्या क्या बता रही है, हमारी जो है ये टी बराबर जीरो हमारा प्रारंभिक जो है प्रारंभिक अवस्था बता रही है, जब हमारी वस्तु जो है चलना प्रारंभ की थी। जब हमारी वस्तु चलना जैसे ही प्रारंभ करेगी तो प्रारंभ करने से पहले ही हमारा टी बराबर जीरो पे क्या होगा, उस वस्तु का कोई भी विस्थापन नहीं होगा। टी बराबर जीरो के बाद ही चलना स्टार्ट करेगी। तो टी बराबर जीरो के बाद पुनः हमारा विस्थापन कब जीरो हो रहा है, जब हमारा टी की वैल्यू अल्फा डिवाइडेड बाई बीटा के बराबर हो जा रही। मीन्स इतने समय के पश्चात क्या हो जाएगा कि वह अपनी प्रारंभिक स्थिति पे पुनः लौट आएगी। तो इसलिए हमारे यहाँ पे जो है टी इक्वल टू अल्फा डिवाइडेड बाई बीटा के बाद वो क्या होगा, अपनी प्रारंभिक स्थिति पे पुनः लौट आएगी, क्योंकि इस कंडीशन में इसका विस्थापन क्या हो जाएगा, हमारा जीरो के बराबर हो जाएगा। तो इसलिए हमारे यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाता है। अब इसके बाद हम यहाँ पे दूसरे ऑप्शन को देखते हैं। दूसरे ऑप्शन में क्या बोला जा रहा है, एक कण का जो है टू अल्फा डिवाइडेड बाई थ्री बीटा समय पश्चात विराम अवस्था में आ जाएगा। तो विराम अवस्था में चेक करने के लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा, इसका वेग के बारे में देखना पड़ेगा। वेग हमारा जीरो हो जाएगा तभी हमारा विराम अवस्था में आएगा। तो हम यहाँ पे वेग कैसे निकालेंगे, विस्थापन का समीकरण दिया गया है, इससे हम वेग निकाल सकते हैं। तो विस्थापन में परिवर्तन की दर ही हमारी क्या होती है, वेग होती है। इसका टी के सापेक्ष एक बार अवकलन करेंगे विस्थापन का तो हमें वेग पता चल जाएगा। तो यहाँ से हमारा v कितना हो जाएगा, v इक्वल टू हमारा क्या होता है यहाँ पे dx डिवाइडेड बाई जो है dt के बराबर होता है। तो जब इसका हम अवकलन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, v इक्वल टू यहाँ पे अल्फा टी स्क्वायर है, यहाँ पे हमारा क्या है अल्फा टी स्क्वायर है, तो टू अल्फा टी माइनस थ्री बीटा टी स्क्वायर हो जाएगा ये अवकलन करने के बाद। तो यहाँ से टू अल्फा टी माइनस जो है थ्री बीटा टी स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। इसको समीकरण दो मान लेते हैं। अब विराम अवस्था में आने के लिए हमारा क्या बोला जा रहा है कि कण का जो है टू अल्फा डिवाइडेड बाई थ्री बीटा समय पश्चात विराम अवस्था में आ जाता है। विराम अवस्था में आने के लिए हमारा क्या होना चाहिए, v की वैल्यू यहाँ पे जीरो के बराबर होनी चाहिए। ओके, तो पहले हम क्या करते हैं, इसका फैक्टर कर लेते हैं। v इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, अगर यहाँ पे t कॉमन ले लेंगे, t कॉमन लेने के बाद टू अल्फा माइनस जो है थ्री बीटा के बराबर हो जाएगा। ओके, विराम अवस्था में आने के लिए वेग हमारा कितना होना चाहिए, जीरो के बराबर होना चाहिए। वेग अगर हमारे जीरो है तो ये वैल्यू हमारी t टू अल्फा माइनस जो है थ्री बीटा, ये हमारा यहाँ पे टी भी रहेगा। ओके, थ्री बीटा टी ये हमारा जो है जीरो के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से टी की दो वैल्यू आएगी, एक टी इक्वल टू जीरो आएगा और एक टी इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, टी इक्वल टू यहाँ पे टू अल्फा डिवाइडेड बाई जो है थ्री बीटा के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा t बराबर जीरो ये हमारा क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि जब हमारी वस्तु चलना जैसे ही प्रारंभ करेगी, चलने से जस्ट पहले t बराबर जीरो पर उसका वेग तो जीरो होगा ही। तो ये हमारी जो है प्रारंभिक अवस्था बता रही, जैसे ही चलना स्टार्ट करेगी उस समय हमारा वेग क्या होगा, जीरो होगा। पुनः कब विरामावस्था में आएगी दोबारा, उसके बाद विरामावस्था में कितने टाइम बाद आएगी, टू अल्फा डिवाइडेड बाई थ्री बीटा के बाद हमारी वस्तु क्या हो जाएगी, इतने टाइम बाद हमारा जो है विरामावस्था में आ जाएगी। तो सेकंड में हमारा यही बोला जा रहा है
कि यहाँ से हमारा जो है एक कण जो है 2 अल्फा डिवाइडेड बाई 3 बीटा के बाद हमारे क्या हो विराम अवस्था में आ जाएगी। तो यहाँ से हमारा जो है सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। अब थर्ड ऑप्शन में क्या बोला जा रहा है कि कण का जो प्रारंभिक वेग शून्य था लेकिन उसका जो है प्रारंभिक त्वरण जो हमारा शून्य नहीं था। तो इसको हम कैसे चेक करेंगे, यहाँ से हमें जो है क्या करना पड़ेगा, त्वरण कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो t बराबर 0 पे वेग तो हमारा शून्य है ही, यहाँ पे t बराबर 0 रख देंगे तो वेग हमारा शून्य है, लेकिन बोला जा रहा है कि प्रारंभिक त्वरण शून्य नहीं था। तो प्रारंभिक त्वरण हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें पता है कि त्वरण जो हमारा होता है, त्वरण जो हमारा वेग में परिवर्तन की दर a इक्वल टू हमारा क्या होता है dv डिवाइडेड बाई dt के बराबर होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका अवकलन करना पड़ेगा t के सापेक्ष। ये 2 अल्फा माइनस 6 बीटा के बराबर बीटा t के बराबर हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे हमारा त्वरण कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारा क्या है 2 अल्फा टी है तो टी का अवकलन हमारा 1 हो जाएगा। तो ये और यहाँ पे 6 बीटा टी हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू हमारा 2 अल्फा माइनस जो है 6 बीटा टी के बराबर। प्रारंभिक यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, हमारा प्रारंभिक वेग हमारा शून्य था। तो प्रारंभिक वेग हमारा जब t बराबर 0 पर ही प्रारंभिक वेग आएगा, तो यहाँ पे हमारा t बराबर 0 पर वेग हमारा शून्य है लेकिन प्रारंभिक त्वरण शून्य नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे t बराबर 0 रखते हैं, तो जो प्रारंभिक त्वरण हमारा कैलकुलेट होके आएगा a इनिशियल हमारा कितना आ जाएगा, 2 अल्फा के बराबर आ जाएगा, जो कि हमारी ये जो है अल्फा नॉन जीरो वैल्यू है क्योंकि हमारा ये धनात्मक नियतांक है कोई। ओके, तो इसलिए हमारे यहाँ पे जो है थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है कि हमारा प्रारंभिक त्वरण हमारा शून्य नहीं होगा, प्रारंभिक वेग हमारा शून्य होगा। उसके बाद हमारा अगला क्या बोला जा रहा है, फोर्थ ऑप्शन में ये बोला जा रहा है कि हमारा जो है t इक्वल टू अल्फा डिवाइडेड बाई 3 बीटा पर कण पर जो है हमारा परिणामी बल विद्यमान नहीं होगा। तो मीन्स हमारा t इक्वल टू अल्फा डिवाइडेड बाई 3 बीटा पे अगर हमारा परिणामी बल विद्यमान नहीं है तो ये इसकी हमारी क्या क्या कंडीशन होगी। अब हम यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन चेक कर रहे हैं। फोर्थ ऑप्शन, अगर परिणामी बल हमारा शून्य हो जाता है किसी वस्तु पे, अगर हमारा परिणामी बल किसी वस्तु पे शून्य हो जाता है तो उस कंडीशन हमारा क्या होता है, परिणामी बल हमारा क्या होता है m इंटू ए, न्यूटन के सेकंड नियम से द्रव्यमान इंटू त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। तो द्रव्यमान हमारा कभी जीरो नहीं हो सकता, तो हमारा इसलिए त्वरण क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा। अब हमारा त्वरण अगर हमारा जीरो हो जाता है तो उस कंडीशन हमारा कौन सा टाइम होगा, अगर हम यहाँ पे जो है इसी समीकरण से निकालेंगे। ओके, तो यहाँ पे अगर हम इसको थर्ड समीकरण मान लेते हैं तो यहाँ पे त्वरण हमारा किस टाइम पे जीरो होगा, हम ये देखते हैं। हमारा जब त्वरण जीरो होगा, जिस कंडीशन में हमारा त्वरण जीरो होगा तभी हमारा परिणामी बल जो है जीरो होगा। तो हमारा त्वरण कब जीरो होगा, इस समीकरण से यहाँ पे एक ही वैल्यू अगर हम जीरो पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, हमारा जीरो इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2 अल्फा माइनस जो है 6 बीटा टी के बराबर आ जाएगा। तो ये हमारा टाइम कौन सा हो जाएगा, t इक्वल टू हमारा हो जाएगा 2 अल्फा डिवाइडेड बाई जो है 6 बीटा के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा इसको सरल करने के बाद t की जो वैल्यू कैलकुलेट होकर आती है ये हमारा अल्फा डिवाइडेड बाई जो है 3 बीटा के बराबर हो जाता है। तो हमारा कौन सा समय आ रहा है, यहाँ पे टाइम हमारा आ रहा है अल्फा डिवाइडेड बाई 3 बीटा। समय पे हमारा जो है कोई भी बल विद्यमान नहीं होगा क्योंकि इस टाइम पे हमारा त्वरण क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो है इसलिए हमारे यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे जो है चारों ऑप्शन करेक्ट है, एक भी ऑप्शन इसमें रॉन्ग नहीं है। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।